तो छात्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो आज हम अगला हेडिंग है हमारा यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद जो व्यवस्था है जिसका मतलब होता है कि सारे उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, और एक होती है पूंजीवाद। पूंजीवाद पर सारा नियंत्रण पूंजीपतियों का होता है। तो समाजवाद कैसे आया, मतलब सरकारी व्यवस्था का आना, ये यूरोप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर पूंजीवादी व्यवस्था है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान किया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? हम देखें तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से लेकर 1882 तक चाहते थे कि सरकार पूंजीपति उद्यमियों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, माने किसी एक के हाथ में ना होकर के उस पर सरकार का या सब लोग मिलकर के उद्योग लगाएं, जिसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। जो आज हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती गांव में, बीज गोदाम वगैरह, ये उसी प्रकार के उदाहरण हैं। इसमें ये होता है कि लोग चीज़ें मिलकर बनाते हैं और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं। क्योंकि एक आदमी इसमें लगा नहीं सकता है, सबकी मदद की ज़रूरत है, तो निश्चित है कि जब सब सहयोग करेंगे तो सबको लाभ भी उसका मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 82 और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विचार था कि खुद की पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी माने कम्युनिस्ट स्वामित्व कहा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी शासन कहा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अगला हेडिंग हमारे सामने है समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। मतलब जहाँ पहले राजतंत्र था, पूंजीवादी व्यवस्था थी, वहाँ अब कौन आ गया?
समाजवादी विचार माने सरकारी नियंत्रण की बात होने लगी। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहते जोर शोर से प्रचार तो खूब हुआ समाजवाद का, लेकिन इन समाजवादियों को इतनी कामयाबी नहीं मिली कि ये लोग कहीं भी किसी राज्य में, देश में सरकार बना पाएँ। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। मतलब ये कि वो अभी तक कहीं सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। बस आज के लिए इतना ही।